नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं इस बार सभी राजनीतिक दलों की नजर सीमांचल पर है, क्योंकि ये सभी को पता है कि सीमांचल से होकर ही बिहार की गद्दी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दिनों पप्पू यादव बनते जा रहे हैं। जो एक समय में सीमांचल में लालू प्रसाद यादव का दबदबा था, वहां लालू प्रसाद यादव के लिए इस बार पप्पू यादव सिरदर्द बनते नजर आ रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दलों की नजर सीमांचल पर है, और सीमांचल पर नजर इसलिए है क्योंकि ये सीमांचल में 24 विधानसभा सीट है और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटरों की संख्या सीमांचल में है। सीमांचल में लगभग 60 लाख मुस्लिम वोटर हैं। हर विधानसभा सीट को जो है मुस्लिम वोटर प्रभावित करने की ताकत रखता है। यानी मुस्लिम वोटर एक मुश्त जिसे वोट दे देगा, उसका वहां से नैया पार हो जाएगा। और लालू प्रसाद के वोटों पर इन दिनों सेंधमारी पप्पू यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां आपको सीमांचल का महत्व इस तरीके से आप लोग समझिए कि 2022 में गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल पर ही नजर रखते हुए वो आए थे और उन्होंने पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां से उन्होंने यह ऐलान किया था कि सीमांचल से गरीबी हम दूर करेंगे। साथ साथ इसके अलावा उन्होंने कई ऐलान वहां से किया था। तो यह बीजेपी को भी मालूम है कि सीमांचल कितनी अहमियत रखता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद 2022 सितंबर में गृह मंत्री का दौरा था, पूर्णिया में जनसभा था। उसके बाद ही तेजस्वी यादव ने 2023 में वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जिस समय पूर्णिया आए थे, उस दौरान एनडीए से अलग था नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। और जैसे ही गृह मंत्री वहां से रवाना हुए, उसके बाद अगले साल यानी 2023 में तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन की बड़ी रैली पूर्णिया में हुई, जिसमें तेजस्वी यादव के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए थे। एक शानदार बड़ी रैली की गई थी, जिसमें उन्होंने भी यानी महागठबंधन ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। तो सभी राजनीतिक दलों को यह पता है कि सीमांचल कितना अहमियत रखता है विधानसभा चुनाव में, इसलिए सबकी नजर सीमांचल पर है। क्योंकि 24 विधानसभा सीट है, तो समझ लीजिए कितनी अहमियत रखता होगा। और सबकी नजर मुस्लिम वोटरों को लुभाने पर है। लेकिन देखिए, साल 2020 के विधानसभा पर थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे, तो साल 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। उस समय बीजेपी को वहां से 6 सीटें मिली थी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 4, आरजेडी पिछड़ते हुए 3 पर अटक गई और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। तो बीजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद समीकरण जरूर बदला। उसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे। उसके बाद वो महागठबंधन में चले आए थे 2022 में। और उसके बाद अब एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है एनडीए का हिस्सा हैं। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जहां सीमांचल में पहले 2 धड़ा था, एक धड़े में बीजेपी और एनडीए और दूसरे धड़े में आरजेडी और कांग्रेस, वहीं अब एक तीसरा धड़ा वहां तेजी से पांव पसार रहा है। उसका नाम है पप्पू यादव। जी हां, और पप्पू यादव की पैठ वहां लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोगों ने लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव की राजनीतिक दुश्मनी जरूर देखी होगी। लालू प्रसाद यादव के दबदबे के वजह से ही पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद पप्पू यादव बेहद नाराज हो गए थे। उसके बाद दोनों के बीच लगातार राजनीतिक कह सकते हैं दुश्मनी जारी है। और इन दिनों कांग्रेस भी लगातार कन्हैया कुमार को आगे करके, कृष्णा लाउरू की अगुवाई में कन्हैया कुमार को आगे करके वो भी आरजेडी से जो है वह सीटों को लेकर दबाव बना रही है। यानी कन्हैया कुमार भी इन दिनों सीमांचल की ही गलियों में पदयात्रा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं
कि कन्हैया कुमार पूरे बिहार के पदयात्रा पर हैं। उनकी रैली का नाम है पलायन रोको रोजगार दो, और इसी के तहत इन दिनों वो सीमांचल में घूम रहे हैं। तो सबकी नज़र सीमांचल पर है। वहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें पप्पू यादव धीरे धीरे बढ़ा सकती है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का भी दबदबा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा सीमांचल में ही है, और इन दिनों जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार पप्पू यादव को कांग्रेस ने अनौपचारिक रूप से यह जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप कांग्रेस को सीमांचल में मजबूत भी कीजिए, आप कांग्रेस के लिए सीमांचल में काम कीजिए, आगे जो कुछ भी होगा वो हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। तो पप्पू यादव खुले तौर पर तो कांग्रेस का समर्थन करते नजर आ ही रहे हैं, या आप सब देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रति वो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उनका, और वो लगातार राहुल प्रियंका के राग अलापते नजर आते हैं। यह कयास लगाए जा रहे थे विधानसभा चुनाव के से पहले कि पप्पू यादव को कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से पप्पू यादव को दरकिनार कर दिया। कांग्रेस को यह लगता है कि किसी भी निर्दलीय सांसद को पार्टी में जगह देना ठीक नहीं होगा, उसका विरोध होगा। इस वजह से पप्पू यादव को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। लेकिन पप्पू यादव को यह हमेशा से उम्मीद रही है कि पप्पू यादव को कांग्रेस कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी, लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कई बड़े फैसले ले लिए, लेकिन पप्पू यादव को किसी ने पूछा तक भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव आज भी राहुल प्रियंका की राग अलापते नजर आते हैं। वहीं सीमांचल में अगर पप्पू यादव के दबदबे की बात करें तो ये लोकसभा चुनाव में आप सबों ने देख लिया होगा। पप्पू यादव को लालू यादव की वजह से पूर्णिया से टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े और 20,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी। मैं आपको बताऊं कि सीमांचल में आरजेडी के दिग्गज नेता माने जाते हैं बीमा भारती, जिनको वहां से टिकट दिया गया था आरजेडी की ओर से, और उन्हें जो है पप्पू यादव ने हरा दिया था। तो निश्चित तौर पर लालू यादव पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कुठाराघात था पप्पू यादव का, और ये दुश्मनी पप्पू यादव जरूर निकालेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो आरजेडी के पास सीमांचल में अभी कोई उतना बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है बीमा भारती के अलावा, और बीमा भारती के पति और उनके सुपुत्र इन दिनों एक हत्याकांड में फंस गए, जिसके चलते बीमा भारती का वर्चस्व जो है सीमांचल में कमजोर होते जा रहा है। जबकि अगर पप्पू यादव का वर्चस्व देखें तो उनका वर्चस्व सिर्फ पूर्णिया के सभी 6 विधानसभा सीटों में नहीं है, उनका वर्चस्व पूरे सीमांचल में है। उनका सीमांचल के चारों जिला जो हैं पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, इन चारों जिलों में पप्पू यादव के चाहने वालों की संख्या बहुत है, पप्पू यादव को पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ अगड़ी जातियों के क्षेत्र की बात करें तो उसे छोड़कर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी सभी समुदायों में पप्पू यादव की बहुत शानदार पैठ है, और वो इसलिए है कि पप्पू यादव हर परिस्थिति में वहाँ के लोगों के साथ नजर आते हैं। इस वजह से पप्पू यादव की वहाँ पैठ जबरदस्त है। तो पप्पू यादव अंदर ही अंदर सीमांचल में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, और लालू यादव के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सीमांचल पर आरजेडी को बहुत भरोसा है कि सीमांचल से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन पप्पू यादव उनके वोटरों में सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो कोर वोटर आरजेडी का था, उस वोटरों ने भी पप्पू यादव को वोट दिया था, जिसके वजह से उन्होंने जीत हासिल करी थी। और पप्पू यादव ने पटना में बैठे सभी नेताओं को अपनी ताकत लोकसभा चुनाव में दिखा दिया था, और सबको अपनी अपनी ताकत का एहसास पप्पू यादव ने करा दिया था। और अब पप्पू यादव का वर्चस्व धीरे धीरे सीमांचल में और बढ़ते जा रहा है। तो ये चीजें आरजेडी को निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है, कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। लेकिन इस बार देखिए, साल 2020 में एनडीए का हिस्सा थे नीतीश कुमार, इसलिए बीजेपी को ज्यादा सीट मिली थी, लेकिन उसके बाद इस बार फिर से वो हिस्सा जरूर है एनडीए का, लेकिन समीकरण बहुत बदल चुका है, क्योंकि पप्पू यादव एक नए चेहरे के रूप में उभर चुके हैं। पहले जो 2 संगठन था, एक संगठन में आरजेडी और कांग्रेस, दूसरे में नीतीश और बीजेपी, लेकिन अब तीसरा जो मोर्चा खड़ा हो गया वहां पर वो है पप्पू यादव,
और पप्पू यादव का सबसे ज्यादा प्रभाव सीमांचल में माना जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वह एनडीए का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। और एनडीए का समीकरण इसलिए भी बिगड़ सकता है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि कल वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, तो इसे लेकर भी अल्पसंख्यक समुदाय में नाराजगी जरूर है। तो अब इस नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी कौन सी नए चाल चलते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और अल्पसंख्यकों ने नीतीश कुमार का विरोध तो उनके इफ्तार पार्टी में ही कर दिया था। नीतीश के इफ्तार पार्टी में जैसे ही अल्पसंख्यक नहीं आए थे, कई अल्पसंख्यक संगठन नहीं आए थे, वैसे ही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी खेमे में भारी उत्साह था। उन्हें लगने लगा था कि राज्य के जो 17.5% अल्पसंख्यक हैं वो सभी हमें ही वोट करेंगे। शायद उन्हें यह गलतफहमी होगी, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनको पता है कि अल्पसंख्यक वोटरों को कैसे मनाना है, कौन सी चाल चलनी है, और वो आसानी से इस काम को कर भी सकते हैं, इसमें कोई दोषक नहीं है। वो तो निश्चित तौर पर वो कौन सी चाल चलना है वो उनका तैयार होगा। तो आरजेडी के लिए मुश्किल तो इन दिनों पप्पू यादव बनते जा रहे हैं, ना कि एनडीए। हालांकि जब पप्पू यादव कांग्रेस के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान एनडीए को भी हो सकता है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एनडीए कौन सी चाल चलती है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। इसे बहुत अहम माना जा रहा है कि बीजेपी किस तरीके से, नीतीश कुमार किस तरीके से अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने में सफल हो पाते हैं। वैसे अगर अल्पसंख्यक वोटरों की बात करें तो लगभग 45%, जो मैंने आपको 17.5% वोट बताया, उसमें से 45 से 60% जो वोटर हैं अल्पसंख्यक, वो सीमांचल से आते हैं। सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर हैं, जहां सबसे ज्यादा अशिक्षा है, जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, जहां सबसे कम विकास हुआ है। तो सीमांचल बेहद ही अति पिछड़ा इलाका माना जाता रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को सीमांचल के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इसमें कोई दोषक नहीं है। साल 2020 में भी आप लोगों ने देखा होगा कि सीमांचल में एनडीए ने ही सबसे ज्यादा सीट जीता था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में समीकरण कुछ अलग होगा, इसमें कोई दोषक नहीं है। पप्पू यादव इन सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगे, इसमें कोई दोषक नहीं है। खास करके लालू प्रसाद यादव की टेंशन तो पप्पू यादव जरूर बढ़ाएंगे। लालू के लिए पप्पू यादव इन दिनों सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अब लालू प्रसाद यादव भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। वह सीमांचल में अपना वर्चस्व किस तरीके से फिर से वापस ला पाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव किस तरीके से सीमांचल में अपना पुराना दबदबा जो था उसे वापस ला पाते हैं। लेकिन हमें लगता नहीं है कि पप्पू यादव के रहते हुए आरजेडी का दबदबा वहां कायम हो पाएगा। आरजेडी के अलावा मैं किसी भी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं तो कोई भी पप्पू यादव को वहां से पछाड़ नहीं सकता है, जो संभावनाएं वहां बन रही है। और पप्पू यादव लगातार सीमांचल में भ्रमण कर रहे हैं, वह कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जो जानकारी हमें मिल पा रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए काम करना पप्पू यादव के लिए भविष्य में कितना फायदेमंद होता है यह तो अब भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने पप्पू यादव को अब तक तो पूछा भी नहीं है। कई फैसले कांग्रेस ने ले लिए बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन पप्पू यादव को एक बार पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव को क्या राहुल और प्रियंका राग से कुछ फायदा होता है या नहीं। फिलहाल बस इतना ही। आज 9:30 बजे हम किसी अन्य मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच रूबरू होंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।